आज हम लोग इस वीडियो में 9th क्लास का पॉवर्टी एज अ चैलेंज के नाम से जो चैप्टर है, चैप्टर 3 उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ हम इंटर स्टेट जो गरीबी की जो कंडीशंस हैं, मतलब एक स्टेट से जो दूसरी स्टेट में जो गरीबी की कंडीशंस हैं, पॉवर्टी की कंडीशंस है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा गरीब अगर राज्यों में अगर हम बात करें तो पहले उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और असम, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट आते हैं जहाँ पर 30% से ज़्यादा क्या है, पॉवर्टी की रेशो है। लेकिन अगर हम नॉर्मल स्टेट जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी नहीं है तो ये केरला है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर जो पॉवर्टी की कंडीशन है वो 10% से भी कम है। इनमें लमसम 8%, 6% और जम्मू कश्मीर में तो सबसे कम 3.5% जो है पॉवर्टी, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं, कि जिनके पास अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, वो सिर्फ कम ही राज्य हैं, जैसे केरला है, हरियाणा है, दिल्ली है, इनमें जो है वो बहुत कम लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। लेकिन अगर अपोजिट बात करें तो उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन में बहुत सारे लोग रहते हैं। मतलब इन स्टेट्स पर अभी हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारा काम करना है। और ये जो स्टेट्स हैं वो फिर भी नॉर्मल कंडीशंस में हैं। अगर नॉर्मली हम इन पर ध्यान देते गए तो इन्हीं कुछ एक चीज़ों में ही यहाँ की जो पॉवर्टी है वो कवर हो जाएगी। लेकिन आज हम बात करें कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी की, तो ये कोई एक कॉजेज़ नहीं है। हमारा जो देश है वो बहुत लंबे टाइम तक जो दूसरे देशों का क्या रहा, उपनिवेश रहा, दूसरे देशों के अंडर हमारे देश ने काम किया, या फिर हमारा एक्सप्लॉयटेशंस वो गवर्नमेंट जो है वो करती रही। इसमें ब्रिटिशर्स जो कॉलोनियल्स थे वो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ थी वो इतनी बैड बनाते थे कि हमारी जो इकोनॉमी डेवलपमेंट की धज्जियाँ उड़ जाती थी। कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, ना यहाँ की एजुकेशंस पर, ना यहाँ के लोगों पर, ना यहाँ की हेल्थ वगैरह पर, लोगों की हेल्थ वगैरह पर। सिर्फ उन लोगों को अपना ही काम निकालने से मतलब था। और वो इसके बाद जो टैक्स वगैरह इतने ज़्यादा लगा देते थे, और जो ग्रोथ की जो रेट थी वो बहुत मिनिमम होती थी। कोई जॉब ऑफ़र इंडिया में नहीं होता था। जॉब नहीं होता था तो फिर जो ग्रोथ रेट है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। और इसके बाद हमारे देश की आज़ादी के बाद भी हाई ग्रोथ रेट नहीं रही है। अगर हम 18 तक की बात करें, 1918 तक की बात करें तो बहुत कम हमारी पर कैपिटल इनकम रही है। पर कैपिटल इनकम सिर्फ इतनी रही है कि हम सिर्फ अपनी डेली जो ज़रूरतों की चीज़ हैं उनको ही कंप्लीट कर पाते थे। और इन्हीं वजह से, अगर मैंने उस दिन भी बताया था, अगर हमारे पास डिमांड ही कम है तो हम आगे जो है इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। इसी वजह से हमारा जो देश है उसमें जॉब जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो नाम मात्र की रही है। बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रही है। दूसरी तरफ अगर हम एरियाज़ लें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो उन लोगों ने एग्रीकल्चर पे भी कोई ध्यान नहीं दिया था। एग्रीकल्चर भी बिल्कुल डम हो चुकी थी। और इसके बाद जो हमारे हैंडमेड जो वर्क थे, जो जैसे हाथ से कपड़ा बनाना या चरखे का काम था, बुनाई का काम था, या घरों में छोटे छोटे से कारखाने होते थे, इंग्लिश लोगों ने इन चीज़ों को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो वो एक मजाक सा हो गया था। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तभी तो होगा जब लोगों की घर की कंडीशंस अच्छी होंगी, तो वह कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो सारे जो हमारी जो पॉपुलेशंस थी, जो सिटी की हो या फिर रूरल्स एरिया की हो, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट होती रही उन लोगों से। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं हमारे देश में पॉवर्टी को जो बढ़ाते रहे, कम तो करने का नाम नहीं था, इवन ये इनको बढ़ाते चले गए। तो बहुत बड़ा मेजर फैक्ट है हमारे देश का दूसरे देश के अंडर रहने का या उसका गुलाम रहने का। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश लोगों ने कभी हमारे देश की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अगर हम आज की बात करें तो आज काफ़ी हद तक तो सुधार हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें अब भी बाकी हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अगर हम कुछ एक और इस पे बात करें तो जो हमारे देश में जो लैंड को अरेंज करने का जो काम था, जो चकबंदी जिसको हम बोलते थे, ये आज़ादी के बाद हमारे देश में लागू हुई थी। तो उसको सिर्फ कुछ एक स्टेट में तो ऐसा किया था कि बहुत बड़े जो लैंड होल्डर्स थे, बड़े बड़े जो फार्मर्स थे, उनसे कुछ ज़मीनें लेके गरीब लोगों को दे दिया था। लेकिन अगर पंजाब, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पर एक बहुत गंदा सा इफ़ेक्ट इसका ये आया था कि लोगों ने वहाँ पर भी भ्रष्टाचार दिखाया था कि वो बहुत बड़े अफसरों
को जो है रिश्वत दे देते थे और वो फिर उसमें जो लैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें ये दिखा देते थे कि हमने ज़मीन को बड़े किसानों से लेकर छोटों को दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं था। और आज पॉवर्टी का ये बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में कि पॉवर्टी आज भी उन देशों में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद एक बड़ा फैक्टर है हमारे देश में पॉवर्टी का कि हम लोग अपने सोशल कल्चर पर बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा देते हैं। जैसे शादियां होती हैं, नॉर्मल घर में भी किसी की चाहे कंडीशन कैसी ही हो, चाहे वो उस चीज़ को कितना ही परेशान होके करे, लेकिन शादियों में हमारे देश में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि ये पैसा, या कोई भी जो इकोनॉमिस्ट है वो कहे कि ये सारा पैसा हम लोग या फिजूल खर्चों में ना उड़ाएं, कपड़ों में ना उड़ाएं, या फिर ऐसी चीज़ों में ना उड़ाएं जो ज़्यादा काम की नहीं है, तो वो सारा पैसा क्या है, बैंक में या तो सेव कर दो। बैंक में सेव होगा तो किसी दूसरे इंसान को उसका काम करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, उसका खुद का बिजनेस वगैरह करने के लिए दिया जाएगा। बैंक के पास अगर ये पैसा होगा तो बैंक आगे जाके साख का निर्माण कर पाएगा, लेकिन बैंक ही खाली होगा तो वो क्या कर पाएगा, कुछ भी नहीं। और दूसरा, ये जो खर्च है वो अनप्रोडक्टिव काम में होता है, तो आगे चल के ये स्टॉप हो जाता है। अगर इसी पैसे को हम अपनी एग्रीकल्चर पर लगा दें, या फिर हम अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर लगा दें, या फिर किसी शेयर वगैरह में ऐसे इन्वेस्ट कर दें कि कल हमें बहुत अच्छा पैसा मिल जाए, इसके बाद म्यूचुअल फंड्स में लगा दें, या फिर हम लोग इसी पैसे को जो हम शादियों में वेस्ट करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बड़ा ना करके सिर्फ अगर फॉरेस्ट पर भी लगा देना, एक जंगल बनाने पर भी लगा देना, तो वो भी इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट लेगा। लेकिन हमारे देश का जो सोशल जो स्ट्रक्चर्स है वो ऐसा है कि वहाँ जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज में जाता है। जैसे बच्चों के शुरुआत में जब बेटा पैदा होता है तो उस पर भी इतने ज़्यादा पैसे लगा दिए जाते हैं कि कोई कपड़े खरीदता है, ये करता है वो, और वो कपड़ा कहीं कोई यूज़ का नहीं होता, औरतों के सिर्फ संदूकों में ही रखे रह जाते हैं और कहीं नहीं जाते, तो वो वेस्ट है भाई, उसको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ एक रीज़न थे यहाँ पर जो हमारे देश में को जो है पॉवर्टी में किए हुए हैं। और एक और रीज़न था मृत्यु भोज का, कि कोई इंसान जिसकी डेथ हो जाए, देखो जैसे जन्म लिया तो खाना खिलाओ, कोई मर गया तो खाना खिलाओ, शादी हो गई तो खाना खिलाओ। तो एक इंसान का इतना पैसा, अपनी ज़िंदगी की 70% जो कमाई होती है ना, वो जाती है सिर्फ खाना खिलाने में, ठीक है। इसके बाद बची जो 30% वो इंसान खर्च कर देता है बहुत बड़े बड़े जो यूज़ भी नहीं होते वो घर बनाने में, ठीक है। अब घर देखो, अमेरिका वगैरह जो देश है ना, जो डेवलपिंग कंट्री है, वो कभी घर बनाने में विश्वास नहीं करते, सिर्फ किराए पे रहते हैं, जहाँ उनकी जॉब होती है वहीं एक छोटा सा घर किराए पे लिया और रहने लगे। लेकिन इंडिया में बिल्कुल उल्टा, जितना बड़ा घर होगा सोचेंगे कि हमें पता नहीं क्या मिल गया, ठीक है। ये भी एक तरह से जो पैसे की है वो वेस्टेज की, एज ए इकोनॉमिस्ट अगर कोई इंसान सोचे तो ये पैसा सिर्फ वेस्ट ही जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इंसान रहने को तो एक नॉर्मल घर में भी रहता है, आलीशान घर में रहने से कोई अलग थोड़ी बन जाते हैं। अब यहाँ पर एंटी पॉवर्टी अगर मेजर्स की बात करें तो हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे ऐसे टाइम पर काम करती रहती है जिससे जो पॉवर्टी है वो कम हो जाए। जैसे फर्स्ट अगर हम इम्प्रूव करें या हमारी प्रमोशन करें हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो हमारा देश हो सकता है गरीबी के इस चंगुल से छूट जाए। या फिर हम लोग क्या करें, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो है वो लार्ज स्केल पर शुरू करें। तो इससे क्या होगा, हमारे देश के लोगों के हाथों में, इन प्रोग्राम से हमारे देशों के लोगों के हाथों में पैसा आएगा, वो पैसा आगे जाके इन्वेस्ट करेंगे या किसी चीज़ के लिए डिमांड करेंगे, डेली बेसिस चीज़ ही लगा लो, उनके लिए डिमांड करेंगे तो आगे प्रोडक्शंस होगा और सारी चीज़ें होंगी। वेस्ट चीज़ के लिए वो डिमांड नहीं करना, जैसे डेली में फुटवेयर के लिए, या फिर डेली में जो हमारे लिए कपड़ा यूज़ होता है उसके लिए, या फिर हमारे खाने पीने की चीज़ों के लिए। कभी कभी जैसे कुछ एक ऐसा सामान, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रिज है, इन सारी चीज़ों के लिए वो लोग डिमांड करेंगे, ये सारी चीज़ें बनेंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिल गया तो उनके हाथों में पैसा आ गया, पैसा आया तो उन्होंने फिर आगे खर्च कर दिया, तो एक ऐसी ना चेन बन जाएगी, ठीक है। ये चेन ऐसी बनेगी
जाएगी कि लोगों के पास फिर से मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पर वो उठते चले जाएंगे, उनकी लेवल ऑफ इनकम है वो बढ़ती चली जाएगी, पर कैपिटल इनकम लोगों की बढ़ती चली जाएगी। और इसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए थे, जैसे मनरेगा चलाया था 2005 में, सितंबर में शुरू हो गया था। इस प्रोग्राम में 100 दिन का जो रोजगार है वो इस योजना के अंदर लोगों को मिलेगा, और 100 दिन में इंसान अगर काम पर जाता है तो वो अपने बाकी बचे हुए दिनों के लिए कुछ ना कुछ अरेंज ज़रूर कर लेगा। लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट 100 दिन का रोजगार तो दे रही है, 100 दिन के लिए तो हमें हमारे पास पैसा है। इसके बाद हमारा जो आया नेशनल एम्प्लॉयमेंट की जो गारंटी योजना थी, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अगर कुछ 15 दिन के अंदर इस प्रोग्राम में अगर अपना नाम लिखवाते हैं तो 15 दिन के अंदर अगर आपको वो रोज़गार नहीं मिलता है तो आपको 15 दिन में एक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जिससे आप अपनी डेली की जो ज़रूरतें हैं वो कुछ हद तक पूरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है NFWP जो प्रोग्राम है, ये भी 2004 में लगा था, शुरू हुआ था, और इसके अंदर भी रोजगार से रिलेटेड बहुत अच्छी स्कीम आई थी। इसके बाद काम के बदले अनाज योजना थी। इसमें इंसान को काम में मतलब वेजेस के रूप में जो है वो अनाज दिया जाता था। ये भी एक अच्छी योजना थी कि एटलीस्ट ये शांति हो जाती थी गवर्नमेंट को कि लोग भूखे तो नहीं सो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो प्रोग्राम आया NREGA का प्रोग्राम, ये भी स्वरोजगार से रिलेटेड था। इसके बाद है NFWP। ये बहुत सारे अच्छे ऐसी स्कीम्स हैं जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई है। 1993 में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना थी। अब भी आप लोग इसके बहुत सारे बोर्ड लगे हुए देखते होंगे। जो एजुकेशन वाले जो एजुकेटेड जो लोग थे उनको इसमें एजुकेशन देने की बात की गई थी। इसके बाद आया फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1995 में आया था, और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था कि गांव में डेयरी वगैरह खोलने के लिए या फिर कुछ एक ऐसे काम देने के लिए लोगों को क्या दिया जाता था, कुछ बैंकों के थ्रू कुछ लोन दिया जाता था। ठीक है, इससे 25,000 नए जॉब्स क्रिएट किए जा सके, ऐसी गवर्नमेंट की प्लान थी। इसके बाद आई स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। ठीक है, या स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये भी अपने खुद के, भाई हर एक इंसान को तो अब गवर्नमेंट पे देने, हर इंसान को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, देना चाहे ना तो भी नहीं दे सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे कामों का क्या होता है, लोड होता है, और वो उसे और सेक्टर भी देखने होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने 1995 के बाद एक योजना लेके आई थी कि हम लोगों को जॉब जो एबल होगा उसको ज़रूर देंगे, लेकिन बाकियों को उनके स्वरोजगार में लगा दो कि वो खुद से अपना कोई अच्छा बिजनेस कर ले। अब गांव में तो रोजगार की भरमार है, अगर कोई करना चाहे तो। इंसान के पास 2 किले हैं ना, तो वो भी अच्छे से खा कमा सकता है। कुछ नहीं तो अपना सब्जियां वगैरह लगा लो या फिर भैंसे वगैरह पाल लो। इसके बाद जो भैंसों का आजकल जो बफेलोज के जो डेयरियां वगैरह खुलती हैं एक लार्ज स्केल पर, वो कर लो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे पेड़ वगैरह लगाना शुरू कर दो, तो उनसे भी लकड़ियाँ वगैरह बिकती हैं, और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम होता है। इसके बाद यहाँ पर PMGY योजना थी, 2000 में आई थी। तो ये ऐसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो ली थी। अब इसके बाद करें कि जो चैलेंज हमारे देश के लिए है ना, ये पॉवर्टी है, वो एज ए चैलेंज क्यों ली जाती है? क्योंकि किसी भी देश के लिए पॉवर्टी है वो चैलेंज होती है। ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एजुकेटेड लोग भी हैं, वो भी आजकल बेरोजगार ही घूम रहे हैं। या फिर हमारे जो देश की जो स्ट्रक्चर है या फिर सोशल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो वो भी ऐसा ही है कि ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर हम पॉवर्टी के इन फ्यूचर आने वाले चैलेंजेस की बात करें तो हमारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, हमारी पॉपुलेशन। जब तक हमारे देश में हमारी ये जो पॉपुलेशन है ये कंट्रोल नहीं होगी ना, तब तक हम अपने ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट हो रही हैं इनको कभी सॉल्व नहीं कर सकते, और जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन जब तक लोगों के पास नहीं होती, वो किसी भी चीज़ को लेकर उतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते जितने कि एजुकेटेड लोग होते हैं। जब लोगों के पास एजुकेशन होती है ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं ना, तो वो सिर्फ अपने लिए इतना ज़रूर कर सकते
हैं कि वो अपना पेट पाल ले, अपने परिवार का कर ले। एजुकेटेड इंसान कहीं पर भी हाथ पैर मारेगा, वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन बात आती है अनपढ़ लोगों की, तो वो गरीबी की दलदल में धंसे रह जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद है हमारे इंडियन लोगों की हेल्थ, मेनली फीमेल्स की जो हेल्थ होती है वो दिन बाय दिन जो है कम होती चली जा रही है। एक तो पश्चिमी देशों का हमारे देश पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट ज़्यादा आने लग गया, लोग फैशन में आ गए, पतला रहना पसंद करने लग गए। अब वो इंसान काम कितना कर पाएंगे, उनमें कैपेसिटी नहीं होगी काम करने की। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे ये जो चैलेंज है कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, कोशिश करना कि क्वेश्चन आंसर आप इसके सॉल्व कर लो, और असाइनमेंट वही अपना थोड़ा इम्प्रूव करो। आप बहुत अच्छा कर सकते हो, कोशिश करो इसको और अच्छा बनाने की। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे।